एक बार पुनः आप सभी के समक्ष हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूँ। मित्रों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी बीए भाग 1 हिंदी विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रकीर्ण गद्य विधाएं, उस पुस्तक के अंतर्गत गद्य विधा रेखा चित्र का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये चर्चा करते हैं कि रेखा चित्र होता क्या है और हमारे पाठ्यक्रम में कौन सा रेखा चित्र दिया गया है। रेखा चित्र के बारे में पिछली कक्षा में भी चर्चा हुई थी। रेखा चित्र जब कोई लेखक अपनी विगत स्मृतियों के आधार पर, कुछ धुंधली अस्पष्ट यादों के आधार पर बड़े तटस्थता से, निष्पक्षता से किसी घटना को, किसी व्यक्ति को, किसी अन्य प्रिय प्रसंग को चित्रित करता है, शब्द चित्रों के माध्यम से चित्रित करता है, तो गद्य की यह विधा रेखा चित्र कहलाती है। जैसे कि अगर हमने एक लेख लिखा और पुरानी याद के आधार पर यह कहा कि एक दूर गांव में दिया टिमटिमा रहा था। जब हम ये बात कहते हैं तो हमारे दिमाग में यह शब्द चित्र उभरने लगता है। जो शब्दों के माध्यम से कहा गया है वो चित्र हमारे सामने आने लगता है कि एक दूर गांव है और वहां एक दिया टिमटिमा रहा है। रेखा चित्र इसी प्रकार की विधा है जो धुंधली अस्पष्ट यादों के आधार पर, स्मृतियों के आधार पर विगत स्मृतियों को हमारे सामने ले आती है। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित गिल्लू इसी प्रकार का रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा ने वैसे तो अनेक रचनाएं की हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में से महादेवी वर्मा जी भी एक मानी जाती हैं कवयित्री के रूप में। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। लेकिन गद्य विधा में भी उन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं दी हैं जिसका हम विस्तार से अभी उल्लेख करेंगे। हम जानेंगे आज की क्लास में हम किन किन विषयों का, किन किन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय क्या है, उनके साहित्यिक अवदान क्या है। फिर हम रेखा चित्र गिल्लू का संक्षिप्त सारांश देखेंगे, इसकी विशेषताएं समझेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे। इसी के साथ हम लोग गिल्लू जो रेखा चित्र है उसकी व्याख्यात्मक आलोचना भी करेंगे। महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय जानते हुए हम सबसे पहले हमने आपको बताया कि वो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी गई हैं और छायावादी कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा ने गद्य साहित्य में क्या योगदान दिया है इस पर आज चर्चा करते हैं, क्योंकि बीए भाग 1 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम गद्य विधाओं का ही अध्ययन कर रहे हैं। महादेवी वर्मा ने हिंदी गद्य विधा में संस्मरण और रेखा चित्र लिखे हैं, जिनमें से अनेक ऐसी रचनाएं हैं जिनका विवरण बड़े सम्मान से दिया जाता है। जैसे अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, ये इनकी संस्मरणात्मक रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं। इसके अलावा ये संस्मरण पर आधारित रचनाएं हैं जिनमें इनकी भी भूमिका रही है, जिनके बारे में इन्होंने लिखा है अपना संस्मरण। लेकिन हीसा, गिल्लू, गौरा और ऐसी अन्य कई रचनाएं हैं जो रेखा चित्र के अंतर्गत आती हैं। संस्मरण और रेखा चित्र में मामूली अंतर ही होता है। रेखा चित्र में लेखक स्वयं को तटस्थ रखता है, संस्मरण में वह संलग्न रखता है घटनाओं के साथ अपने आप को। तो घीसा, गिल्लू, गौरा जो उनके रेखा चित्र हैं, इनमें से गिल्लू और गौरा तथा अन्य कई जानवरों पर उन्होंने रेखा चित्र लिखे हैं। जो उनकी एक रचना है मेरा परिवार, इस रचना में ये सारे रेखा चित्र सम्मिलित हैं। जो उनकी रचना मेरा परिवार है वो इसी प्रकार की रचना है जिसमें उन्होंने जो भी रेखा चित्र लिखे हैं उनमें महत्वपूर्ण रूप से गिल्लू और गौरा, गौरा गाय है और गिल्लू गिलहरी है, इन दो की चर्चा विशेष रूप से हिंदी साहित्य में आती है। अब गिल्लू
रचना के बारे में हम जानते हैं कि गिल्लू का सारांश क्या है, इसकी कथा क्या है, उसके बारे में क्या अनुभूतियां हैं महादेवी वर्मा जी की। सबसे पहले हम देखते हैं कि गिल्लू से लेखिका की प्रथम भेंट कैसे होती है। लेखिका एक बार देखती हैं कि उनके घर के चारदीवारी के अंदर दीवार और गमले के बीच में कुछ कौवे इकट्ठा हो गए हैं और उन कौवों ने चोंच मार मार के किसी जीव को घायल कर दिया है। वो जीव निश्चेष्ट था और गमले से चिपका पड़ा था। महादेवी जी के साथ के अन्य लोगों ने कहा कि यह तो गिलहरी का बच्चा है और कौवे की चोंच से घायल होने के कारण अब इसका बचना मुश्किल है, बहुत कठिन लग रहा था। ऐसे समय में महादेवी जी ने गिल्लू को संरक्षण दिया, उसे अपने कमरे में ले आई। गिल्लू से लेखिका का प्रथम परिचय कैसे होता है, इसे देखते हैं। लेखिका उसे अपने कमरे में ले आई, उसके घाव के रक्त को रुई से पोंछकर पेनिसिलिन लगाया। तीसरे दिन तक वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि लेखिका की अंगुली को अपने दोनों पंजों से पकड़कर अपने नीले कंचों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। कितनी अद्भुत अनुभूति के साथ गिल्लू गिलहरी के बारे में महादेवी जी यहाँ उल्लेख कर रही हैं कि जैसे ही वो बच्चा गिलहरी का ठीक हुआ, उसने उनकी अंगुलियों को पकड़कर अपने नन्हे कंचे जैसे मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर अवलोकन करना शुरू कर दिया। यही पहली बार उसने महादेवी वर्मा जी को पहचान लिया, क्योंकि 3 दिन से वो उसकी सेवा कर रही थी। हम देखते हैं कि गिल्लू की अपनी पहचान क्या है, वो कैसा दिखता था। उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको लुभाती थी, सबको विस्मित करती थी। उसे प्यार से गिल्लू नाम दिया गया। सबने उसे गिल्लू गिल्लू कहकर बुलाना शुरू कर दिया। लेखिका ने फूल रखने की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से लटका दिया। वहीं अगले 2 वर्ष उसका घर रहा। गिल्लू के लिए जो उसका निवास बनाया गया, जहां वो अक्सर रहता था, वो एक डलिया थी फूलों की, उस पर रुई के तह बिछा दिए गए और उसे तार से लटका दिया गया। वहीं से गिल्लू चुपचाप पूरे कमरे में देखता रहता था। वहां से उछलता था तो पर्दा पकड़ के नीचे उतर आता था। लेखिका महादेवी कभी कभी अपने मेज पर बैठकर कुछ लिखती रहती थी, कोई रचना करती रहती थी, तो वो उनके पास जाता था, उनका ध्यान आकर्षित करता था। गिल्लू की प्यारी शरारतें क्या थी, इस पर चर्चा करते हैं। लेखिका ने कहा है कि गिल्लू उनका ध्यान खींचने के अनेक उपाय करता। कभी पर्दे के सहारे उतर सर से दौड़ लगाकर वापस आता, कभी फूलदान के फूलों, पर्दे के चुन्नट, तो कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता। अलग अलग फूल पौधे लगे हुए थे उनके उस परिसर में, तो कभी वह सोन जूही के पौधों की तरफ भागता, तो कभी पर्दे के चुन्नट में छिप जाता, तो कभी इनके पैरों के पास से सर से गुजरता, क्योंकि उसको बराबर ये ध्यान रहता था कि महादेवी उसका बहुत ख्याल रखती हैं, महादेवी उसके माँ की तरह उसकी सेवा करती आई हैं, तो वो महादेवी से एक विशेष लगाव का अनुभव करता था। महादेवी से गिल्लू की आत्मीयता किस प्रकार की थी, एक बहुत ही विलक्षण बात है। और पशु प्रेम के बारे में हिंदी साहित्य के अंतर्गत मेरा परिवार जो संकलन है रेखा चित्रों का, अलग अलग रेखा चित्रों का संकलन है महादेवी जी की रचनाओं का, उसमें उन्होंने जानवरों से जो प्रेम दिखाया है, पूरे हिंदी साहित्य में वह अपने आप में अकेली रचना है। इस तरह की क्या आत्मीयता थी, गिल्लू को जब भी भूख लगती वह चिक चिक की आवाज करता, तब महादेवी उसे बिस्कुट या काजू देती। जब गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया और कमरे में नीम चमेली की गंध भी आने लगी, तब महादेवी ने गिल्लू की इच्छा जानकर कमरे की जाली का एक कोना खोल दिया। उनके उस छोटे से कुंज से फूलों की खुशबू इनके कमरे में आने लगी और ललचाई निगाहों से गिल्लू चुपचाप बाहर की दुनिया देखता रहता था। महादेवी जी को लगा कि गिल्लू अब थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको बाहर जाने का मन कर रहा है। 1 साल बीत गए थे, वो 1 साल का हो गया था, तब उन्होंने कमरे की जाली का एक कोना खोल दिया ताकि गिल्लू बाहर निकल के फूल पौधों के बीच पेड़ों पर भी चढ़ सके और अपनी जिंदगी जी सके।
लेकिन इन सब के बाद भी गिल्लू जैसे ही कमरे से महादेवी अपने काम के लिए जाती थी तो गिल्लू भी जाली से चुपचाप निकल जाता था, और जैसे ही वो शाम को वापस आती थी, इनको आया हुआ देखते ही वो चुपचाप से कमरे में चला आता था। वो हर घड़ी इनके आसपास ही रहने का अवसर तलाशता रहता था। महादेवी के पास अनेक जानवर थे, लेकिन उनके साथ उनकी थाली में खाने की हिम्मत केवल गिल्लू में थी, और उसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से सिखाया था कि कैसे चावल के दाने सफाई से उठा के खाए जाते हैं। वो कई कमरे लांघ के उनके खाने के कमरे में चला जाता था और वहां उनकी थाली में चुपचाप बैठकर खाता रहता था। जब महादेवी जी दुर्घटना की शिकार हुई तब वह उदास रहने लगा। जब भी कोई कमरा खोलकर अंदर आता, महादेवी जी तो मोटर दुर्घटना की शिकार हो गई थी तो वो नहीं आ पा रही थी। जब उनका कमरा कोई सफाई करने के लिए या किसी कारण से आता तो झट से दौड़ के गिल्लू उधर दौड़ता, लेकिन जब दूसरे को देखता तो पुनः चुपचाप आके अपनी फूलों वाली डलिया में उदास बैठ जाता। उसको उन दिनों में कई लोगों ने काजू खाने को दिया, लेकिन उसने कम काजू खाए, वो बहुत उदास रहता था। जब एक बार महादेवी जी अस्वस्थ हुई तब वह उनके सिरहाने बैठ अपने नन्हे पंजों से उनका सिर सहलाता था। एक पशु की आत्मीयता को देखिए, और इंसानों के लिए एक बड़ा सबक है, बड़ी सीख है। उसका प्रेम कितना अद्भुत था कि वो बीमार अस्वस्थ महादेवी के सर के पास बैठ के, उनके सिर के पास बैठ के अपने पंजों से उनके सिर को सहलाता था और भरसक यह प्रयास करता था कि उन्हें शांति और सुकून मिले। जब वह काम करती तब वह उनके पास ही रहना चाहता था, यानी कोई न कोई वो बहाना ढूंढता था कि कैसे वो महादेवी जी के पास ही रहे। गिल्लू के जीवन का अंत कैसे हुआ, बहुत ही मार्मिक ब्यौरा दिया है महादेवी जी ने गिल्लू के पूरे जीवन का। और गिलहरियों का जीवन काल 2 वर्ष का होता है। वो कहती हैं कि गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू के जीवन यात्रा का अंत भी आ ही गया। महादेवी जी लिखती हैं कि दिन भर उसने न कुछ खाया और न ही बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। पहली बार जब उसे जीवन दान मिला था महादेवी जी के द्वारा, तो उनकी जिस उंगली को पकड़कर उसने अपनी आंखों से उस कमरे का नजारा देखा था, आज पुनः अपने जीवन के अंत काल में अंत की यातना को सहते हुए गिल्लू अपने डलिया, फूलों की डलिया से उतरा और इनकी उंगली पकड़कर चिपक गया, जैसे वो अपने दर्द को, अपने प्रेम को, सब कुछ, अपनी सारी भावनाओं को उड़ेल देना चाहता था। वो कुछ बताना चाहता था। उसके नन्हे नन्हे पंजे बहुत ठंडे हो गए थे। महादेवी जी उसे अंगीठी के पास ले गई, लेकिन वो उसे बचा नहीं सकी। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। गिल्लू के प्रिय स्थान सोनजूही की लता के नीचे उसे समाधि दी गई, शायद वह उसमें कभी खिल सके। बहुत ही दर्द से, बड़े ही मार्मिक ढंग से महादेवी जी कहती हैं कि अपने अंत काल में इनके पास ही गिल्लू की मौत हुई। किसी अन्य जीवन में जागने के लिए वह सदा के लिए सो गया और उसकी समाधि वहां बनाई गई जहां वह अक्सर जाकर छिप जाया करता था। इनके साथ खेलने के लिए, इन्हें चौंकाने के लिए सोनजूही के पत्तों के नीचे, लताओं के नीचे ही उसकी समाधि दी गई। हम देखेंगे कि गिल्लू रेखा चित्र में जो भी भावाभिव्यक्ति की है महादेवी जी ने, जो भी उनकी अनुभूतियां हैं, उसके आधार पर इस रेखा चित्र की विशेषताएं क्या हैं, हम इसकी समीक्षा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह किस प्रकार की रचना है और इसमें महादेवी जी ने अत्यंत भावपूर्ण प्रस्तुति की है। जब हम गिल्लू को पढ़ते हैं तो कहीं भी हमें 1 सेकंड का भी विश्राम नहीं मिलता है और हमारी भावनाएं उथल पुथल करती रहती हैं। पशुओं के प्रति हमारे अंदर जो प्रेम भाव है वह जागृत होने लगता है और ऐसा लगता है कि गिल्लू भी हमारे ही साथ रहा कोई जीव था। दूसरा, हम देख रहे हैं कि गिल्लू की स्मृतियों के बारे में महादेवी जी ने किस प्रकार का अंकन किया है। गिल्लू की स्मृतियों का उन्होंने ब्यौरेवार
उसके शरारतों का, उसकी अटखेलियों का, उसके खाने पीने का, उसकी चंचलता का, उसके सामीप्य का, उसकी सुंदरता का, सभी प्रकार से बहुत ही सुंदर अद्भुत वर्णन किया है महादेवी जी ने। यहाँ रेखा चित्र में हमें यह भी पता चलता है कि किस प्रकार की संवेदना महादेवी जी के अंदर थी। प्रत्येक जीव के प्रति, जीव मात्र के प्रति उनकी जो संवेदना है, जो उनकी सहानुभूति है, वो जगह जगह प्रकट होती रहती है। और ये पता चलता है कि इस रेखा चित्र में, गिल्लू रेखा चित्र में, गिल्लू के प्रति उनकी संवेदना किस स्तर की थी। अब हम देखते हैं कि उन्होंने इसमें किस प्रकार का कथानक प्रस्तुत किया है। यह कथानक अत्यंत मार्मिक है, हमारे हृदय को स्पर्श करता है, हमें उद्वेलित करता है, और कहीं न कहीं अगर पाठक भावुक है तो उसकी आंखों में आंसू भी ला देता है। चित्रात्मकता एवं बिंब विधान इस रेखा चित्र में कैसा है? अमूमन किसी भी रेखा चित्र में चित्रात्मकता होती ही है और बिंबात्मकता भी होती है। बिंबात्मकता क्या है कि उस घटना की परछाई या उस घटना का चित्र हमारे आंखों के सामने उभर आता है। जब गिल्लू भाग रहा होगा सोनजूही के पौधों के नीचे, तो वो दृश्य हमें दिखाई दे। जब वो काजू उतरता होगा तो वह दृश्य हमें दिखाई दे। ऐसा सब कुछ हमें महसूस होता है, हमारी अनुभूति को प्रगाढ़ करता है जब भी हम गिल्लू को पढ़ते हैं। भाषा शैली कैसी है? अत्यंत भावुक, अत्यंत संवेदनशील, सहज, सरल और हमारे हृदय को झकझोरने वाली भाषा शैली का प्रयोग यहां पर महादेवी जी ने किया है। कुछ प्रसंग हैं, कुछ गद्यांश हैं जिनकी व्याख्यात्मक आलोचना हम प्रश्न उत्तर की दृष्टि से करेंगे। 6 अंक में व्याख्या आती है, जिसमें हम संदर्भ और प्रसंग के साथ उसकी व्याख्या भी करते हैं। तो पहला गद्यांश है गिल्लू का। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर ही में देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। महादेवी जी जब इस घटना का विवरण दे रही थी कि कैसे कौवों की चोट से गिल्लू घायल हो गया है, तब वो कौवों पर अपना आक्रोश भी प्रकट कर रही थी, व्यंग भी कर रही थी। और वो कह रही है कि हमारे पुरखे गरुड़ और मयूर और हंस के रूप में न आकर कौवे के रूप में माने गए हैं हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में, कि हमारे पितृ जो हैं वो कौवे के रूप में आते हैं। दूसरा, वो कौवे जो हैं इस बात का भी संदेश देते हैं कि कहीं हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। जब घर के मुंडेर पर, छत पर कौवे बोलते हैं तो यह मान्यता बनी हुई है कि कोई घर पर मेहमान आने वाला है। तीसरी बात कि कौवा कांव कांव जो करता है तो वह कौवा है या कांव कांव करता है, इस तरह का जब हम आक्षेप करते हैं तो हम यह निश्चित रूप से अवमानना की दृष्टि से ही करते हैं। हम यह मानते हैं कि हमारी बात की सुनवाई नहीं कर रहा है जो भी व्यक्ति है जिसके प्रति हम यह बात कह रहे हैं। एक दूसरा गद्यांश है, उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। जब महादेवी जी मोटर दुर्घटना के शिकार हुई तब गिल्लू की संवेदनाएं क्या थी और वह किस तरह उनकी प्रतीक्षा में लगा रहता था, उनको न पाकर किस तरह मायूस होकर, उदास होकर वह दूसरे को देखकर चुपचाप अपने फूलों की डलिया में वापस लौट जाता था, इसका विवरण यहाँ पर महादेवी जी दे रही है। तीसरा गद्यांश है, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि लघुकात का किसी बासंती दिन जूही के पिलाक फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं ये, और यह इस रचना की अंतिम पंक्तियां भी हैं। जब गिल्लू को समाधि दे दी जाती है तब इसका कारण वो बताती हैं कि क्यों उसकी समाधि सोनजूही के पौधे के नीचे दी गई है। तो वो कहती हैं कि यह लता उसे सबसे अधिक प्रिय थी, और दूसरी यह जो लघु जीव है, इसका जो छोटा शरीर है, या किसी बासंती दिन जैसे बसंत आएगा फिर फूल खिलेंगे तो जूही, जो सोन जूही का पौधा होता है, उसमें पीले सुनहरे फूल खिलते हैं। और आज भी
जब वह यह रचना कर रही हैं, शुरू कर रही हैं, तब वह यही विवरण दे रही हैं कि सोन जूही के पौधे में एक फूल खिला है जो बड़े सुनहरे रंग का है, और वह याद दिला रहा है किसकी? गिल्लू की। वो कहती हैं कि जूही के पिला फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है कि समाधि बनी हुई है, मिट्टी में मिल गया है इस सोन जूही की लता के नीचे, तो निश्चित रूप से वो मिट्टी में ही जड़ों में समाकर और इस पौधे के अंग अंग में जाकर किसी सुनहरे फूल की तरह खिलेगा। मेरा गिल्लू हमेशा इसी तरह खिलता रहेगा। यह विश्वास महादेवी जी को संतोष देता है। कुछ प्रश्नोत्तर हैं गिल्लू रेखा चित्र से। गिल्लू रेखा चित्र महादेवी वर्मा के किस संग्रह में है? हमने आपको बताया है कि उन्होंने पशु के बारे में जो अपनी स्मृतियां हैं रेखा चित्र के रूप में प्रकट किया है, और इस रचना का नाम है मेरा परिवार। दूसरा प्रश्न है, गिल्लू को बचपन में किसने घायल किया था? कौवों ने, बिल्ली ने, कुत्ते ने, बाज ने? आप इस बात को बार बार सुन चुके हैं कि उसको कौवों ने घायल किया था, और कई कौवे गिल्लू को चोंच मारकर घायल कर चुके थे और खून बह रहा था, वो बहुत छोटा था। एक तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं, गिल्लू का पसंदीदा आहार क्या था? गिल्लू का पसंदीदा आहार काजू था। आप सभी ने गिल्लू रेखा चित्र के बारे में आज जाना, समझा। निश्चय ही आपको गिल्लू रेखा चित्र बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।